गाता रहे मेरा दिल सुनने वाले दोस्तों को मेरा सलाम आदाब नमस्कार पहुँचे। दोस्तों मैं हूँ समीर खेरा। दोस्तों आज का शो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम एक बहुत ख़ास मेहमान को आपके लिए लेकर आए हैं। उनका इंटरव्यू पेश होगा, जो हैं 4 फिल्म फेयर अवार्ड विनर, पद्मश्री, वन एंड ओनली वंडरफुल सिंगर कविता कृष्णमूर्ति। कविता जी, वेलकम टू गाता रहे मेरा दिल। नमस्कार आपको भी और ये प्रोग्राम सुनने वालों को भी। कविता जी, यूँ तो हमने बहुत सारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस को फीचर किया है, लेकिन आप बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उन चंद कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड के बेहतरीन स्टार्स के साथ 1970 से लेकर आज तक काम किया। आप एक चलता फिरता ख़जाना हैं म्यूज़िक का और बातों का, एंड इट्स अ ट्रू ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू हैव यू ऑन द शो टुडे। Thank you so much, Sanjay, and it's a pleasure to be able to talk to you and to the people about my music. Thank you for including me as part of your show. तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे मालूम है कि आपने 15 साल की उम्र में लता जी के साथ एक टैगोर सॉन्ग गाया था। बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाउ डिड दैट कम अबाउट। What really happened was, first let me tell you that मैं आपसे ये बता दूं कि मेरा म्यूजिक प्रोफेशनली म्यूजिक में आना एक इन अ वे नॉट इंटेंडेड था, एक्सीडेंटली था, इन द सेंस कि मेरे परिवार में सबको म्यूजिक का शौक है और मैं दिल्ली में मेरी परवरिश हुई है जी। और बिल्कुल फिल्मी दुनिया से बहुत दूर थी मैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो फिल्म के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन सीखती थी और दिल्ली में कभी कंपटीशन में प्राइजेस मिल जाते थे। लेकिन मेरी परवरिश थोड़ी सी अलग है, इन द सेंस मैं हूँ कृष्णमूर्ति, साउथ इंडियन हूँ, लेकिन हमारा जॉइंट फैमिली था। जॉइंट फैमिली मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और एक ही घर में हम पले हैं और वो बंगाली थे, भट्टाचार्य। अच्छा। तो एक तरफ तमिल बोलना और एक तरफ बांग्ला बोलना, ये इसी ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। और दोनों, आप जानते हैं, दोनों कल्चर में म्यूजिक काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो करते करते ऐसा हुआ कि हमारे इलाके में हेमा मालिनी जी की शुरुआत हुई। वो वहीं पर स्कूल का जाती थी, पढ़ती थी और मेरी दीदी के साथ डांस सीखती थी वो। तो सडनली अचानक हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। तो ये सुनकर मेरी जो आंटी है मिसेस भट्टाचार्य, उनके दिल में पता नहीं कुछ कन्विक्शन था कि मैं गा सकती हूँ, और मैं जिस तरह से गाती हूँ क्लासिकल से ज्यादा उनको विश्वास था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए मेरी वॉइस ठीक है। तो ये उनका ही मतलब क्या एक बड़ा बहुत जायंट स्टेप था कि मैं ऑलमोस्ट स्कूल खत्म होते होते उन्होंने डिसीजन ले लिया और मेरे पेरेंट्स को बोला, नहीं मैं तो उसको बॉम्बे लेके जा रही हूँ और ये बॉम्बे में पढ़ेगी और वहीं पर ये गाना गाएगी। तो इसी दौरान हम बॉम्बे जाते थे और प्रोग्राम्स करते करते हेमंत कुमार जी ने मुझे दावत दी कि आप मेरे साथ किसी शो में सुन के, उन्होंने कहा कि मेरे साथ तुम कॉलेज में मतलब प्रोग्राम्स में गाया करो। अच्छा। करते करते मतलब तब तक एक अचानक फोन आया कि आप राजकमल स्टूडियो पहुंच जाओ। हेमंता का फोन आया कि राजकमल स्टूडियो पहुंच जाओ। तो वहां पहुंची तो एक रविंद्र संगीत का 4 लाइन मुझे सिखाया गया। अच्छा। और म्यूजिशियंस थे, तब तो सब लाइव रिकॉर्डिंग होता था जी। तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं और अचानक दरवाजा खुला और लता जी अंदर आई। तो आप सोच सकते थे मेरे तो हाथ पैर एकदम ठंडे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं लता जी को देख रही हूँ और फिर मुझे बताया गया कि ये 4 लाइन आप उनके साथ गाओगे। तो वो एक ही रिकॉर्डिंग चेम्बर में उनका माइक लगा और मेरा माइक लगा। फाइनल रिहर्सल में तो मैं उनको उनकी तरफ इतना देख रही थी, इतनी मुग्ध थी कि वो किस तरह से गा रहे थे कि मैं अपनी लाइन्स भी भूल गई थी। फिर वापस टेक के टाइम तो ये भूली नहीं, याद रहा मैं, फिर वो टेक रिकॉर्डिंग हुआ। तो वही मेरी जैसे शुरुआत हुई लता जी के ब्लेसिंग्स के साथ, कह सकते हैं, क्योंकि शी वाज एक्सट्रीमली स्वीट एंड ग्रेटफुल टू मी ऑन दैट डे। आपकी नर्वसनेस थी जैसा आपने कहा, तो लता जी आपको काफ़ी इनकरेज कर रही थी, या क्या डायनामिक्स थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? वो रिकॉर्डिंग में वो ज्यादा तो बोलती नहीं है, बिल्कुल चुप थी। लेकिन मुझे इतना याद है कि एक ही कैबिन में हम थे, तो मैं तो मुंह खोलने के लिए मतलब मेरा हिम्मत ही नहीं था कि मैं गाऊं या कुछ बोलूं। मैं सिर्फ एक मतलब थोड़ी इडियोटिकली उनकी तरफ मतलब स्टेयर कर रही थी, उनको देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस सरस्वती खुद खड़ी है वहां पर, मुझे कुछ दर्शन मिल रहा है, इस तरह का मेरा एटीट्यूड था। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं वो लाइंस भूल गई, फाइनल रिहर्सल जो हुआ था उसमें जब मेरी लाइंस भूल गई, तो उन्होंने सिर्फ मुड़ के उनका चश्मा को थोड़ा नीचे करके मुझे देखकर मुस्कुराई। जब हेमंता बोले क्या, बंगला में बोले की हुए थे, भूलेगा छो लाइंस भूल गए तुम।
तो मैं बोली सॉरी दादा मैं गाई थी, मैं गाऊंगी। ऐसे जब कर रही थी तो जस्ट टर्न करके मुस्कुरा के मेरी तरफ देखी, उनको समझ में आ गया था कि मेरे 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 साथ क्या हो रहा है। उसके बाद शी बस, पर कहीं भी एक होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मिला मुझे। और जब मैं गाने लगी, फाइनली मैंने गाया बहुत स्वीटली, गाना फिनिश करके वो अपना गाना सुनती नहीं है नॉर्मली, उनका गाना हो जाता है तो वो हैंड बैग लेके निकल जाती है, वो रिकॉर्डिंग अपना सुनती नहीं है। उनको पता इतना मतलब इल्म है कि मैं जो गाई हूँ उसकी वॉइस कैसे आएगी सब पता है, तो वो रहती नहीं है सुनने के लिए। तो वो बस मुस्कुरा के मुझे बोली कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। इतना मुझे याद है। That's such a wonderful story. हाँ, पर आपको एक बात बताऊं? जी जरूर। पर एक बात आपको बताऊं, उसके बाद अक्सर तो मिलते थे, लेकिन स्टूडियो में एक साथ गाने का मौका मिला मुझे फिल्म शायद डर में, जहाँ पैम चोपड़ा जी, मैं और लता जी तीनों का माइक लगा वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में यश के फिल्म के लिए। अच्छा। और उसमें ऐसा था कि एक अंतरा अलग था, बाकी सब लाइंस एक साथ ही थे। आप सोचिए लता जी के लिए वो कुछ एक कोरस गाना जैसा ही था। पर उस दिन उन्होंने उस रिकॉर्डिंग पे मुझे बोली कविता, तुम्हारे साथ में शायद 15-18 साल के बाद एक साथ हम गा रहे हैं ना। अब तुम्हें याद है ना हेमंता के लिए हम गाए जब तुम्हारी शुरुआत थी, और अब 17-18 साल के बाद हम एक साथ गा रहे हैं। उनको याद था ये बात। वाकई बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट को एक 18 साल पुरानी बात, वो भी एक 15 साल की बच्ची के साथ गाया हुआ गाना याद हो। हालांकि उसके बाद वो मुझे जानती थी, क्योंकि वो मुझे वैसे जानती थी क्योंकि लक्ष्मी जी के सारे गाने उस टाइम 1978-79 से सारी लता जी के गाने मैं डब करती थी, मतलब शूटिंग के लिए मैं गाती थी। फिर बाद में लता जी के घर में वो गाना मेरा जाता था, फिर वो फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब जो एल्बम के लिए वो गाती थी। तो वो शी हैड नोन मी थ्रू आउट द इयर्स, क्योंकि वो बोलती थी मैं नहीं आ रही हूँ कविता को बोलना मेरे लिए डब कर देंगे गाना। तो हम बात कर रहे थे आपकी जो जर्नी थी फ्रॉम अ डबिंग आर्टिस्ट, लता जी के लिए आप डब करती थी, टू बिकमिंग अ प्लेबैक सिंगर। उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए, वो किस तरह से आपको मिस्टर इंडिया की ब्रेक मिली? आई बिलीव देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड इट, सो आवर लिसनर्स वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। देखिए, ये शुरुआत के लिए तो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की शुक्रिया अदा करूंगी। और शुरुआत तब से हुई जब पहली बार मैं उनके सिटिंग रूम में हेमा जी की मम्मी के साथ गई थी, जया चक्रवर्ती जी के साथ, और उन्होंने मुझे कुछ गाने को कहा, तो मैंने लता जी का ही एक गाना सुनाया मैंने। तो आप तो जानते हैं कि ये सिटिंग में क्या होता है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर सुनते हैं ना गाना, उनके नॉर्मली बहुत पोकर फेस्ड रहता है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखाते। और वहाँ पे बख्शी साहब सब बैठे हुए थे, उनका सिटिंग चल रहा था कुछ गाने का। अच्छा। तो मैं गा के निकल गई और मुझे भरोसा था कि बस ये लोग मेरे बारे में भूल ही जाएंगे, कभी याद भी नहीं करेंगे। बट कट टू 3 years लेटर, 3 साल लगे। 3 साल के बाद अचानक एक फोन आया कि लता जी नहीं आ रहे हैं, आपको ये गाना डब करना है, लक्ष्मी जी बुला रहे हैं। तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था, क्योंकि स्टूडियो में उन दिनों में लक्ष्मीकांत जी एकदम टॉप में थे, लक्ष्मी जी प्यारे भाई। और 120 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो में या फिल्म सेंटर में हुआ करते थे जी। और उसमें आप सोचिए म्यूजिशियंस में हरि प्रसाद चौरासिया, शिव कुमार शर्मा, ऐसे बड़े बड़े, नरीन दारूवाला जी, बड़े बड़े म्यूजिशियन सब। तो एक तो उनके साथ एक हॉल में बीच में खड़े होकर रिहर्सल करना, फिर माइक पे जाके गाना, और आपको पता है कि एक पूरा गाना एक साथ गाना होता था। और अगर एक भी मिस्टेक हो जाए अपने तरफ से और गाना कट हो जाए तो बहुत गिल्टी फील होता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि 100 लोग आपके तरफ देख रहे हैं कि आपकी वजह से गलती हुई। म्यूजिशियंस के वजह से कोई गलती होती तो नो प्रॉब्लम, पर मैं नई सिंगर थी तो मेरे वजह से गलती होना नहीं चाहिए था। तो वो एक कंसंट्रेशन जो होता है और जो फोकस होता है, वो लक्ष्मी जी प्यारे भाई से ही मैंने सीखा। अच्छा। और बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड था, अलग अलग गाने मैंने गाए। करते करते अचानक मैंने गाना गाया काहे को ब्याही विदेश लखी बाबुल, ये था मांग भरो सजना में। और पता चला जब वो फिल्म कंप्लीट हुई और रिलीज होने के टाइम मुझे खबर मिली कि आपका ये गाना हमने रखा है इस फिल्म में, डब नहीं हुआ है लता जी से, आपका ही आवाज में रखा गया। वो शुरुआत था। और वहाँ पहला सिल्वर जुबली का जो एक मोमेंटो फंक्शन में मुझे मिला, वही मिला मांग भरो सजना के लिए। और वहां से चलते चलते मैं और भी गाती गई, सारी लता जी के गाने गाती ही गई। फिर आया प्यार झुकता नहीं, प्यार झुकता में नहीं में भी सारे गाने मैंने गाए। अच्छा। पर एक गाना मेरा रखा गया था और वो बोले कि प्लीज बच्चे की आवाज में आप गाइए, वो था तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। ना जाने क्यों जी, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी जी।
जी हाँ, और वो फिल्म बहुत एक्चुअली, उस फिल्म से एक्चुअली टी सीरीज काफी एस्टेब्लिश हुई। वो फिल्म बहुत अच्छी तरह चली, और उसके लिए भी मोमेंटो प्लैटिनम, पहले प्लैटिनम डिस्क हम लोग को मिला। उस जमाने में प्लैटिनम डिस्क मिलता था जी। और कट टू फिर वापस गाते जाओ करते करते, जब हम कर्मा में भी मैंने गाया, उसके पहले हम कर्मा में गाने आए, उसके बाद मिस्टर इंडिया का जब गाना आया तो बोले कि श्रीदेवी जी का फिल्म है और ये बहुत बड़ा फिल्म है। तो रिहर्सल में जावेद साहब सब थे सिटिंग में, गाना तो मैंने सीखा, पर मुझे ऐसा लगा था कि ये गाना शायद आशा जी गाएंगी, लता जी नहीं पर आशा जी गाएंगी। एनीवे, मेरा जॉब था कि मैं एज बेस्ट एज आई कैन सिंग इट, आई शुड सिंग इट। तो मैं गई और बहुत एंजॉय किया रिकॉर्डिंग पे। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग में हंसी मजाक हुआ, सब हुआ, रिकॉर्डिंग भी खत्म हुई। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद खबर आया कि एक फोन आया, और लक्ष्मी जी के सेक्रेटरी चंद्रकांत जी का फोन आया कि कविता जी, लक्ष्मी जी आपसे बात करेंगे। तो लक्ष्मी जी फोन पे आए, बोले क्या मिठाई खिलाएंगे आप मुझे? मैंने कहा क्या हुआ लक्ष्मी जी? बोले आपका गाना जो बहुत बड़ा फिल्म में हमने रख दिया है वो है हवा हवाई मिस्टर इंडिया में, और आपकी आवाज में रहेगी। क्या तो बात मैं है। तो बहुत खुश हुई, मैंने कहा रियली लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। फिर सडनली मुझे ध्यान आया, मैंने कहा लक्ष्मी जी, पर ये गाना मुझे डब करना पड़ेगा वापस। बोले क्यों, डब क्यों करना है वापस आपको? मैंने कहा मैंने तो गलत गाया एक जगह पे, वो पेपर थोड़ा स्लिप हो गया था गाते गाते, और तो वो पहली बार मैंने वो वर्ड गलत गाया। सेकंड टाइम जब लाइन रिपीट हुआ मैंने करेक्ट गाया, पर वो जो गलत गाया उसको तो ठीक करना है। तो वो बोले कविता जी, ये गाना दोबारा इस तरह से आप गा भी नहीं सकते और ना हम डब कर सकते। अब इसमें है ची हुआ पता नहीं क्या क्या है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा आपने गलत गाया, वो सोचेंगे श्रीदेवी ने मजाक में ये सब कहा है, अरे तो आप वाह, भूल ही जाइए इसके बारे में। या और वो गाना वैसे की वैसे रहा है। तो अनबिलीवेबल। very few people know that actually I have not the first time, but they think it's part. There's so many nonsensical words in it. They think it's राइट, part of the nonsense, you know. राइट। तो उसमें खास बात मुझे ये लगी कविता जी कि लगता है कि श्रीदेवी खुद ही गा रही हैं वो गाना। तो आपको पता था कि श्रीदेवी ने गाया और आपने कुछ उस तरह की हरकतें की थी, या इट वाज जस्ट टर्न आउट लाइक दैट? नहीं, मुझे इतना ऐसे नहीं, उस टाइम श्रीदेवी जी का तो मैंने एक्टिंग देखा नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इतना था कि जैसे बोनी कपूर जी थे और जो थे वो लोग, जावेद साहब थे, सब थे, तो उन्होंने एक सिचुएशन को एक्सप्लेन किया था कि ये अच्छा। गाना इस तरह से हो रहा है, एंड इट्स गोइंग, यू हैव टू जस्ट लेट योरसेल्फ गो and sound totally funny and totally illogical, ऐसे कुछ अजीब सा आपको जो भी करना है गाने में, जैसे भी वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, even if you want to sound stupid, you're allowed to sound stupid, so अच्छा। do it the way you want. पर मैं खुली आपको छूट एक थी। बात बताऊं कि जी। गाना होने के बाद जब जब आपको लगता है कोई एक्ट्रेस की जैसे श्रीदेवी जी हैं, माधुरी दीक्षित हैं और शबाना आजमी जी हैं, स्पेशली मैं ये 3 एक्ट्रेसेस के लिए मेंशन कर रही हूँ कि आप देखिए, जब भी मैं इन लोगों का गाना गाई हूँ और इन लोगों ने मेरे गाने पे लिप्स किया है, आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने लिप मूवमेंट किया, ऐसा ही लगेगा कि वो खुद गा रही हैं। तो क्रेडिट उनको भी जाता है, स्पेशली शबाना जी का। अगर आप साज में देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने मेरे गाना गाया, ऐसा लगता है कि वो शबाना जी की ही आवाज है, वो इस तरह से लिप मूवमेंट करती हैं एक सिंगर की तरह। तो मतलब तो ये क्रेडिट एक्ट्रेस को भी जाता है कि वो लोग किस तरह से लिप मूवमेंट करें। दैट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। तो लक्ष्मी प्यारे जी के साथ आपका बहुत एसोसिएशन रहा, और एक वक्त था जब समझते थे लोग कि आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए गाती हैं। हाउ डिड यू ब्रेक आउट ऑफ दैट? क्योंकि अब अगर देखा जाए 1970 से लेकर आज तक आपने गाने गाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके को सिंगर्स में कोई ऐसा नाम है जो ना हो, और कोई ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसका नाम ना हो जिसके साथ आपने नहीं गाया हो। तो हाउ डिड दैट जर्नी हैपन? एक्चुअली ऐसे हुआ कि उस टाइम क्या हुआ, इंडस्ट्री में लोगों को पता था कि लक्ष्मी जी के यहाँ कविता डब करती है दीदी के लिए, लता जी के लिए। अच्छा। तो उसी दौरान काफी लोग मुझे बुलाते थे लता जी के गाने डब करने के लिए, इंक्लूडिंग पंचमदा अच्छा। और बपीता। तो पंचमदा की मैं गई थी, तो वहाँ स्टूडियो में पता चला डबिंग है, तो मैं आई डिडंट वांट टू बैक आउट, मैंने डब किया। फिर मैंने पंचमदा को कहा, पंचमदा सी, आई डोंट वांट टू बिकम अ डबिंग आर्टिस्ट ऑल माय लाइफ. There is a day when I'm hoping I'll get my own songs. But if I dub for Lata ji, for you and all the other music directors, then everybody will think my job is only to be a dubbing artist. So I want to dub only for Lakshmikant Pyarelal because they're the ones who first started and they're a big school of music for me to learn how to sing.
and with big orchestras. So let me, he says, then Pancham Da was very sweet. He said, Kavita, just dub this one song for me since you are here. इसके बाद मैं तुमको बुलाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारा गाने के लिए बुलाऊंगा. अच्छा. But what used to actually happen was Pancham Da at that time was not in his peak. Slowly his ladder he was getting down the ladder. He was not doing so well. और most of his songs were sung by Asha Bhosle, Asha जी. जी. तो वहाँ पे इतना मतलब भी अक्सर बीच में फिर उनका नाम और भी कम होता गया, रिकॉर्डिंग करती गई, लेकिन मेरे सारे गाने वहाँ फ्लॉप होते थे, कुछ नोटिस नहीं होते थे. हम हैं लाजवाब, बॉक्सर, सारी आशा जी के साथ बॉक्सर में गाया, लेकिन सारे फिल्म फ्लॉप, धड़ाधड़ फ्लॉप. पर लक्ष्मी जी के गाने क्या था, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स यूज्ड टू डू वेल. और एक स्कूल था कि लक्ष्मी जी के यहाँ जो भी सिंगर ट्रेन हो जाए वो कहीं भी गा सकते, ऐसा एक था. इस वजह से बाद में आप देखेंगे अनुराधा जी का और अलका जी का भी, हम तीनों एक टीम थे वहां पर. लक्ष्मी जी के गाने या तो अनुराधा गाती थी, या मैं गाती थी, या अलका जी गाती थी. और नॉर्मली ऐसा होता था कि बीच में मुझे थोड़ी सी शिकायत होती थी. मैं बोलती थी कि सारे जो अच्छे रोमांटिक गाने होते थे ना, वो सब अलका जी या अनुराधा जी को जाता था. और थोड़ा गाना मुश्किल हो, थोड़ा क्लासिकल बेस हो, थोड़ा कुछ हो, वो मुझे मिलता था. पर फिर भी मेरी गाड़ी चलती रही वहां पर. और ऐसे करते करते कि वहां गा रही हूँ, जब लोग होते कि लक्ष्मी जी के यहाँ डब, लता जी के डब करते करते मुझे मेरे गाने जब रखे गए वहाँ, सुभाष घई कब के सुभाष घई जैसे बड़े बड़े फिल्म होते थे जी. और सुभाष जी ने क्या किया, कर्मा के फिल्म टाइम पर उन्होंने मेरी जंग में भी गवाया. मेरी जंग में लता जी ने गाया, मेरे कुछ 2 ही लाइन रहे, बाकी सब डबिंग था. लेकिन जब कर्मा का पोर्शन आया तो उन्होंने कहा नहीं, नूतन जी के लिए आई एम गोइंग टू कीप कविता's वॉइस. अच्छा. ये सुभाष जी का डिसीजन था. और वो जो कर्मा में मेरा कर्मा टू, मेरा वो गाना बहुत अच्छा चल गया मेरे लिए. तो आस्ते आस्ते इंडस्ट्री में लगा कि एक नई सिंगर आ गई. फिर मैं पंचम दा के लिए, बप्पी दा के लिए गाती रही. हालांकि वहां पे लता जी, आशा जी गाते थे, फिर भी मुझे बीच बीच में थोड़े थोड़े गाने मिलते थे. पर लक्ष्मी जी के यहाँ क्या हुआ, ज्यादा हम नए सिंगर्स ही गाने लगे. मतलब मैं, अनुराधा, अलका, सुरेश वाडकर और आस्ते आस्ते शबीर भाई आए और मोहम्मद अजीज जी. ये हमारा, ये फिर मनहर भाई, थोड़े ऐसे हमारे एक नेक्स्ट जनरेशन सिंगर्स की टीम लक्ष्मी जी के यहाँ काफी काम शुरू हो गया था हम लोग. और कविता जी, उन्हीं दिनों पंचम दा के आखिरी दिनों में 1942 लव स्टोरी में आपने रिमझिम और प्यार हुआ चुपके से ये गाने गाए. And actually, I even sang Kuch Na Kaho. You know that? I also sang Kuch Na Kaho. And actually, originally for Kuch Na Kaho, for me, Pancham Da had made a different antara. लेकिन विद्यु विनोद चोपड़ा से नहीं, पंचम दा एक ही ट्रैक में हम डब करेंगे, आप दूसरा अंतरा फीमेल के लिए मत बनाओ. इट इज अ ब्यूटीफुल अंतरा. ही सेड नहीं इसी में डब करेंगे. तो मैंने गाया. उसके बाद आई रिमेम्बर लास्ट वीक ऑफ जनवरी, 5 days before on the 30th of December, I think Dada passed away on the 4th of Jan, and 30th of December, 5 days before he passed away, he called me. He said, Kavita, वो पूरा situation कुछ ना कहो का change हो गया है. Now it's become a background song. So I need you to come and redub this song in a different way. I'll tell you how to sing it. And you have to sing it the way I tell you. I said, Pancham Da, when do you want me to come? Should I come tomorrow? Are you doing it tomorrow day after? He said, nahi, yaar, this is New Year's Eve. Let's enjoy our New Year. New Year खत्म होने दो. I'll fix a date. तुम आके ये गाना जिस तरह विद्यु विनोद चोपड़ा चाहता है उस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, फीमेल वॉइस में भी. इसे शानू ने बहुत अच्छा गाया और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी मतलब बहुत अच्छी तरह हो. मैंने कहा ओके दादा. एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट 4th ही पास्ड अवे. और उनके जाने के 4-5 दिन के बाद विद्यु विनोद चोपड़ा का फोन, मैं वहीं पर अंधेरी में किसी स्टूडियो में काम से थी, तो बोले विद्यु जी आपको बुला रहे हैं. तो ही वॉज एडिटिंग. आई वेंट टू हिज एडिटिंग रूम. तो विद्यु विनोद चोपड़ा जी आए बाहर और बोले कि कविता जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्या है, अभी HM रिलीज कर रहा है ये फिल्म का, तो हम चाहते हैं कि लता जी ये गाना गाएं, कुछ ना कहो. तो आपको कोई इतराज है अगर लता जी ये गाना डब करें? तो एक्चुअली उस टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि आई सेड यू नो पंचम दा इज गॉन. वो दुख बहुत था कि पंचम दा चले गए. वो मतलब it was just 5 days since Pancham Da had passed away. None of us could believe it, and we were extremely emotional because the whole industry loved Pancham Da. He was the sweetest man in our lives, you know. So I was extremely upset. I started crying. I said, you know, Vidhu ji, एक तो पंचम दा चले गए, अब I really don't care whether I sing this song
re-sing the song in your film or not, because he's not going to be around to tell me how to sing the song. He told me he'll tell me how to sing the song. He's not there. And then you're asking if it was any other singer who was going to sing the song, I would be terribly hurt. But if it is Lata ji, then Lata ji is my guru. If you want her to sing all my songs, please go ahead and dub all my songs with Lata ji, because she is my guru, और गुरु के सामने मुंह खोलना ही चाहिए. इसलिए आपकी जो मर्जी करना है इस फिल्म में आप करिए. This was my words to Vinod Chopra, and I left the studio. And then subsequently I heard that Lata ji had sung the song. तो कविता जी, आपने गाया था ये गाना. हम चाहेंगे अगर आपके पास वक्त हो, एक दो लाइनें सुना दें, बहुत अच्छा लगेगा. सुनाऊंगी, लेकिन अभी एक लाइन सुना देती हूँ आपको. लेकिन एक बात बताऊं, ये किसी भी वक्त ये गाना मुश्किल है. इट्स बहुत ही डिसेप्टिवली सिंपल सॉन्ग है सुनने में, पर आप अगर पंचमदा की आवाज में सुनते थे, जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया था सिटिंग रूम में, जब पंचमदा ये गाना गाए मैं आई रिगार्ड शानू एज अ वंडरफुल सिंगर. लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिस तरह से पंचमदा गाए, ना शानू गा सका ना मैं गा सकी. सच्ची बात तो ये है. क्या बात है. वो गा रहे थे ये गाना. He was amazing with this song. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, हमको पता है, समय का पीपल थमसा गया है. हम भी चाहेंगे कविता जी कि समय का ये पल बस यहीं थम जाए, आपसे बातें करते रहें, आपके गाने सुनते रहें. दैट वाज ब्यूटीफुल. मैं तो पंचमदा को याद करके मैं ही इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा. तो कविता जी, जब आप अपनी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में सोचती हैं, आपने इतने गाने गाए, इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया, बेशुमार म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, लेकिन जब आप अपनी जर्नी के बारे में सोचती हैं तो क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं? मैं कभी अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में जब सोचती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये गाना गाया, इसके लिए गाना गाया, उसके लिए गाना गाया, या 40 साल गाना गाया. वो सब मुझे इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं. मुझे इम्पोर्टेंट क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग जैसे मन्ना दा हो, किशोर दा हो, रफ़ी साहब हो, मुकेश साहब हो, तलत साहब हो, महेंद्र, ऐसे कोई आर्टिस्ट नहीं है मतलब मेल म्यूजिशियंस, या लता जी, आशा जी, सुमन जी, ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ मैंने नहीं गाना गाया. इंक्लूडिंग आपको बताऊं, मेरी जो करियर में शुरुआत हुई, फर्स्ट जिंगल जो मैंने गाया स्टूडियो में जाकर 1970 में, द फर्स्ट जिंगल वाज कंपोज्ड बाय GM दुरानी जी. अच्छा. वो सीनियर सिंगर टू द. तो GM दुरानी जी के साथ मैंने काम किया है, C रामचंद्र जी के साथ, नौशाद साहब, खयाम साहब, नैयर साहब. तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि उस पीढ़ी के लोगों के साथ, एक्सेप्ट फॉर रोशन साहब और S.D. बर्मन और मदन मोहन जी, मुझे दुख रहेगा इन तीनों के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन सबके साथ काम किया और मैंने सबकी ग्रेटनेस देखी है. सबकी ग्रेटनेस देखी इन द सेंस कि I was allowed to wear, all these years I was allowed to wear my rose-colored spectacles. I never had to take them off. I never had to see the ugliness. I never had to. What little I faced was part of life, but I never saw ugliness in music. And that's what I'm thanking God, that I saw all these great people and I saw them at their best. I saw them dedicated. I saw them sincere to their work. And I saw the goodness in people in the film industry. And I never felt that film industry is a bad place for a woman to be in or a female to be in. I didn't see anything bad about this place. So I'm grateful to God that in this long journey, He allowed me to wear my rose-colored spectacles all through. That's what I'm grateful to God. And He allowed to me to be in music and observe great artists, including Pandit Jasraj, from classical to different genres. I'm grateful that I was able to observe all the great artists and to see how they work at their music. That is the wealth that I have earned more than my own singing, honestly. और कविता जी, शायद यही वजह है कि आप आज भी बिल्कुल म्यूज़िक के माहौल में हैं. आपकी पूरी फैमिली एक म्यूज़िकल फैमिली है. आपके हस्बैंड एक वायलिनिस्ट हैं, बहुत मशहूर. योर चिल्ड्रन आर इनटू म्यूज़िक एज वेल. तो मुझे ये बताइए कि आपके घर में व्हाट्स अ डे लाइक? इज इट ऑल म्यूज़िक ऑल द टाइम? Yes, right now,
If you ask me right now, it's such a beautiful life. Last few days, ever since my husband has come back from the tour, there's a symphonic arrangement he has to finish. So what I'm really hearing at home is my husband working till 5 o'clock in the morning, the whole night, finishing his symphonic piece. So I can hear him in the computer, the different notes, even as I'm sleeping, I'm hearing all these notes. And then my son is working with him till 3 o'clock on his PhD. My husband is he's got at least 6 honorary doctorates, but he wants to do a PhD on a subject very close to his heart, which is a combination of Western and Indian music. He's doing his PhD, so he's studying with them at night till 2 o'clock and then continuing his music till 5 in the morning. So I'm surrounded by music and surrounded by notations and surrounded by also the intellectual aspect of music. So what more can I ask? And then my granddaughter, you know what she does? My granddaughter comes and tells my husband yesterday, she comes and tells me, Tata, I want 8 of those flower pots. You know, Diwali mein wo flower pots dalte na? Ji, ji. So we said, why do you want 8? She said, first I want 7 for Saregama Padhani. All the notes. And then I want 1 more for the Upar Ka Sa. She tells me this. So I'm happy, I'm happy everybody's in music. अच्छा कविता जी, हमारी एक ट्रेडिशन है, जो भी हम इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम गाता रहे मेरा दिल है, हम हर आर्टिस्ट से कहते हैं बस हमें गाता रहे मेरा दिल की एक लाइन सुना दें जाने से पहले। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल।